हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये हमारे एमएलओप सीरीज़ की वीडियो नंबर 13 है और इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले थे कुबरनेटिस के बारे में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं 2 बातें आपसे शेयर करना चाहूँगा। पहली तो ये कि कुबरनेटिस को पढ़ने से पहले आपको डॉकर ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि डॉकर के बिना कुछ भी समझना बहुत मुश्किल होगा। और दूसरा ये कि अगर मेरी आवाज़ आपको थोड़ी स्लो लगे, लेज़ी लगे, तो आप इस वीडियो को 1.5x में देखें, उससे शायद आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम केवल कुबरनेटिस के थ्योरेटिकल एस्पेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से ये थोड़ी बोरिंग वीडियो होगी, क्योंकि हम केवल थ्योरी और थ्योरी पढ़ेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको डायरेक्टली प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में जंप करना है, तो आप मेरी सेकंड वीडियो को देख सकते हैं। और इस वीडियो में केवल मैं थ्योरी और थ्योरी समझाऊँगा। तो इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कुबरनेटिस है क्या? 1 मिनट, हाँ, मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ इसमें। ये रहा पॉइंटर ऑप्शन, पेन। हाँ, सबसे पहले कुबरनेटिस है क्या? तो कुबरनेटिस जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, एक ओपन सोर्स कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफ़ॉर्म है। तो ऑर्केस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, इसको हम यहाँ से समझेंगे। जैसे कि आपने कभी देखा होगा कि जो म्यूजिशियंस होते हैं, उनके बीच में एक होता है जो कि उन सब का मास्टर होता है और बाकी सब म्यूजिशियंस होते हैं। तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं हम? ऑर्केस्ट्रेशन बोलते हैं। तो सिमिलरली कुबरनेटिस भी एक ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफ़ॉर्म है और ये आपकी ऐप्स की मल्टीपल कॉपीज़ बना सकता है, उसको रन कर सकता है। तो इस तरीके से इसको ऑर्केस्ट्रेशन बोला जाता है। तो सबसे पहले आपके मन में ये सवाल आएगा कि ऑर्केस्ट्रेशन करना ही क्यों है? तो इसके बारे में सबसे पहले हम जवाब देते हैं। तो सबसे पहले तो मान लेते हैं कि आपने एक बहुत मेहनत करके मशीन लर्निंग की हेल्प से एक प्राइस प्रिडिक्शन एप्लीकेशन बनाई और उसको आपने एक वेबसाइट में कन्वर्ट किया फ्लास्क की हेल्प से, ठीक है? और मान लेते हैं कि आपका जो मशीन लर्निंग मॉडल था वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट था और बहुत अच्छा था और आपकी वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा क्राउड आने लग गया। तो अब क्या होगा कि जैसे-जैसे क्राउड बढ़ेगा, वैसे-वैसे आपका जो सर्वर होगा, आपकी एप्लीकेशन पे लोड बढ़ता जाएगा और हाई लोड की वजह से, जैसे कि यहाँ पे आप बंदा देख सकते हैं, हाई लोड की वजह से आपकी वेबसाइट क्रैश करने लगेगी और मेबी आपका जो एम था अल्टीमेट कि मैं अपनी प्राइस प्रिडिक्शन एप्लीकेशन को पूरी दुनिया को दिखा पाऊँ, वो एम कहीं न कहीं डिस्ट्रॉय होगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है? यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो आपकी एप्लीकेशन है, केवल वो एक ही सर्वर पर रन हो रही है, एक ही जगह पे रन हो रही है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा लोड नहीं झेल पा रही है। तो इन दैट केस ना हमको क्या करना पड़ता है, उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन की मल्टीपल कॉपीज़ को रन करना पड़ता है, ताकि अगर उस पे लोड बढ़े भी तो एक क्रैश हो, बाकी सब रन करती रहें और जो क्रैश हो वो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी रिन्यू हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा होगा कि कभी-कभी क्या होता है कि जैसे फेस्टिवल टाइम पे जो हमारी फ्लाइट बुकिंग्स होती है, जो रेलवे बुकिंग्स होती हैं, वो बहुत ज़्यादा होने लग जाती हैं, क्योंकि फ्लाइट में हर किसी को अपनी सिटी पे जाना होता है। तो इन दैट केस अगर उन वेबसाइट्स के सर्वर बहुत अच्छे नहीं हैं, उन पे जो लोड कैपेसिटी है वो बहुत बेटर नहीं है, तो क्या होगा? उनकी जो वेबसाइट होगी वो फटने लगेगी, एरर देने लगेगी, जिसकी वजह से उनका नाम खराब होगा, उनकी रेपुटेशन खराब होगी। सेम इज़ द केस विद योर पर्टिकुलर एप्लीकेशन। तो हम भी चाहते हैं कि यार हमारी एप्लीकेशन हर जगह पहुँचे, तो उसी चीज़ में हमारी हेल्प करता है कुबरनेटिस। तो कुबरनेटिस बेसिकली हमारे इस जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन है, इसकी मल्टीपल कॉपीज़ बना देता है और उसको सर्वर पे रन करता है, जिसकी वजह से चाहे जितना भी लोड आ जाए, हमारी एप्लीकेशन क्रैश नहीं करेगी। इसीलिए ही कुबरनेटिस को एक ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफ़ॉर्म बोला जाता है। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे म्यूजिशियन आपको दिख रहे होंगे, वैसे ही हमारी बहुत सारी एप्लीकेशन होती है जो रन करती है और उनको कंट्रोल करने के लिए एक मास्टर होता है हमारे, जो मास्टर उन सारी एप्लीकेशन का एक साथ ख़्याल रखता है, जिसके बारे में अभी हम डिटेल में और पढ़ेंगे, ठीक है? जैसे कि आप एक और एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, मान लेते हैं कि आपके पास पूरी एक म्यूज़िशियन की टोली है और आप कहीं परफ़ॉर्मेंस करने जा जा रहे हैं और अगर वहाँ पे जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा आ गए, आपकी उम्मीद से भी ज़्यादा आ गए, तो इन दैट केस आपको म्यूज़िशियन के नंबर को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको एक और म्यूज़िशियन लगाना पड़ेगा, यहाँ पे आपको एक और म्यूज़िशियन लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप म्यूज़िशियन नहीं लगाएँगे, तो उन सारे ही लोगों तक जो आपका मधुर सुर मधुर आवाज़ है वो पहुँच नहीं पाएगी। तो इन दैट केस आप भी ये नहीं चाहते। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें अ,
कस्टमर के हिसाब से, हमें यूज़र के हिसाब से अपनी म्यूजिशियन को इंक्रीज़ करना पड़ता है। सेम इज़ द केस विद योर एप्लीकेशन। अगर आपने बहुत मेहनत से एक एप्लीकेशन बनाई है, तो आपको उस एप्लीकेशन की कॉपीज़ बनानी पड़ेंगी, जैसे-जैसे आपकी सर्विस पे लोड बढ़ेगा। इसलिए ही कुबरनेटिस को ऑर्केस्ट्रेटेड प्लेटफ़ॉर्म बोलते हैं। ठीक है? तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आई होगी और इसको गूगल ने डेवलप किया था, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। अगली बात, ये किस काम आता है? जैसा कि मैंने बताया, ये आता है हमारी एप्लीकेशन को डिप्लॉय, स्केल, हम उसकी कितनी भी कॉपीज़ बना सकते हैं और उनको मैनेज भी करना है हमने। ठीक है? चलो फिर आगे चलते हैं हम। तो जैसे कि मैंने आपको समझा ही दिया है, तो यहाँ पे भी मैंने एक एक्सप्लेनेशन दिया है कि मान लेते हैं अगर हमारे पास यूज़र एक है, एक ही एप्लीकेशन में भी वर्क करेगी, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जैसे-जैसे यूज़र बढ़ते जाएँगे हमारे, वैसे-वैसे हमको एप्लीकेशन की भी कॉपीज़ बनानी पड़ेंगी। अगर हम एप्लीकेशन की कॉपीज़ नहीं बनाएँगे, तो हमारे सर्वर पे हमारी एप्लीकेशन पे बहुत ज़्यादा लोड आने लगेगा। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगा कि कुबरनेटिस की क्यों ज़रूरत है और इसके पीछे हम क्यों इतना दिमाग खराब कर रहे हैं अपना। ठीक है? तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं फीचर्स ऑफ कुबरनेटिस। तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ है सेल्फ हीलिंग। तो सेल्फ हीलिंग का बेसिकली मतलब होता है कि अगर मान लेते हैं आपने के पास एक ऐप है और उस ऐप की आपकी कॉपीज़ बनाई आपने कुबरनेटिस की हेल्प से, तो अगर इनमें से एक जो पर्टिकुलर ऐप है, वो रन करना बंद कर देती है, तो कुबरनेटिस के पास ये कैपेबिलिटी है कि वो इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को खुद से हील कर सकता है, इसको फिर से रन कर सकता है। इसको मैन्युअली आपको जाके रन नहीं करना पड़ेगा। तो अगर कोई भी आपकी एप्लीकेशन फेल हो जाती है, तो उसको ये वापस रन करवाता है। ठीक है? जैसा कि यहाँ पे लिखा भी है, रिस्टार्ट फेल कंटेनर्स एंड रिप्लेस किल्स द अनरिस्पॉन्सिव वन्स। तो जैसा कि मैंने बताया, वैसे ही अब यहाँ पे कंटेनर्स लिखा हुआ है, मैं एप्लीकेशंस बोल रहा हूँ। आप मेरे ख्याल से अगर आपको डॉकर आता है, आप समझ पा रहे होंगे कि एप्लीकेशन डॉकर के अंदर ही रन करती है एक इमेज की फॉर्म में, तो मैं उसको इंटरचेंजेबली यूज़ कर रहा हूँ। दूसरा है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे-जैसे डिमांड बढ़ेगी, कि आपकी वेबसाइट की डिमांड बढ़ेगी और ज़्यादा लोग आपकी वेबसाइट पर आएँगे, तो वैसे-वैसे कुबरनेटिस हमारी हेल्प कर सकता है उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को स्केल करने में। और जैसे ही उस पे क्राउड डाउन हो जाएगा, तो हम कुबरनेटिस की हेल्प से उसके एप्लीकेशंस को भी डाउन कर सकते हैं। तो ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी हो गई। तीसरा है लोड बैलेंसिंग। लोड बैलेंसिंग का सीधा-सा मतलब ये होता है कि कुबरनेटिस कभी भी हमारी एक एप्लीकेशन पे बहुत ज़्यादा लोड नहीं पड़ने देता। कुबरनेटिस ऑटोमैटिकली ये डिटेक्ट करता है कि कौन-सी पर्टिकुलर कॉपी पे ज़्यादा लोड आ रहा है और उसी हिसाब से वो और ज़्यादा यूज़र के जो रिक्वेस्ट होती है उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इस पे बहुत ज़्यादा, इस पहली एप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा वो आ रही है, रिक्वेस्ट आ रही है, तो कुबरनेटिस क्या करेगा, इसकी रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर देगा सेकंड वाली एप्लीकेशन को, थर्ड वाली एप्लीकेशन को, क्योंकि अल्टीमेटली ये तीनों ही एप्लीकेशन बेसिकली एक ही चीज़ को रन कर रही हैं। तो कुबरनेटिस हमारे उस लोड को भी बैलेंस करने में हेल्प करता है। चौथा पॉइंट है रोलिंग अपडेट्स एंड रोलबैक्स। तो इसका सा मतलब ये है कि मान लेते हैं आपने जो वेबसाइट बनाई थी, आप चाहते हैं कि आप उसमें ना थोड़ा-सा अपग्रेड करें। विद टाइम आप उसपे और चीज़ों को ऐड करें। बट अगर आप उस ऐप को डाउन कर देंगे, तो कोई पर्टिकुलर यूज़र को ये लगेगा कि यार ये एप्लीकेशन पहले चल रही थी, अब नहीं चल रही है। तो हम क्या चाहते हैं कि हम उसपे कंटिन्यूअसली अपग्रेड करते रहें, ताकि यूज़र को अपग्रेडेशन दिखे बिना ऐप को डाउन किए। तो ये इस चीज़ में भी हमारे कुबरनेटिस हेल्प करता है। हम ऑन द गो किसी भी फीचर को अपग्रेड कर सकते हैं बिना एप्लीकेशन को डाउन टाइम दिए। एप्लीकेशन हमारी कंटिन्यूअसली अवेलेबल रहेगी 24 आवर पर डे। हम उसी में क्या कर सकते हैं, चीज़ों को अपग्रेड कर सकते हैं, कोड को अपडेट करके और फीचर्स को ऐड कर सकते हैं, ताकि जो हमारी एप्लीकेशन है हमेशा अवेलेबल रहेगी। दूसरा है रोल बैक। रोल बैक का बेसिकली मीनिंग ये है कि अगर आपने जो अपग्रेडेशन दी है वो वेबसाइट पे, वो यूज़र को पसंद नहीं आ रही और आप चाहते हैं कि आपकी ऐप का जो पुराना वर्ज़न है वो बेटर था, तो इन दैट केस आप वो भी कर सकते हैं बिना अपनी एप्लीकेशन को शट डाउन किए। तो हम इनडायरेक्टली मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हम अपनी ही एप्लीकेशन का वर्ज़न चेंज कर सकते हैं, हम इसको आगे की तरफ भी ले जा सकते हैं, हम इसको पीछे की तरफ भी ले जा सकते हैं, बिना एप्लीकेशन को हटाए, ताकि यूज़र को हमेशा एक कन्वीनियंस रहे कि वो 24 आवर पर डे हमारी वेबसाइट को विज़िट कर सके। ठीक है? तो मेरे ख़्याल से आपको समझ में आया होगा कि फीचर्स ऑफ कुबरनेटिस क्या-क्या हैं। देन हम चलते हैं आर्किटेक्चर पे। कुबरनेटिस के क्या आर्किटेक्चर है? तो बेसिकली कुबरनेटिस बना हुआ है हमारे 2 तरह की चीज़ों से, एक होता है मास्टर नोड और दूसरे होते हैं वर्कर नोड। ठीक है? जैसा कि आपको ये डायग्राम में दिख भी रहा है।
तो मास्टर नोड के कंपोनेंट्स होते हैं एपीआई सर्वर, कंट्रोलर मैनेजर, शेड्यूलर, ईटीसीडी। वैसे ही ये वर्कर नोड के कंपोनेंट होते हैं क्यूबलेट, क्यूब प्रॉक्सी, कंटेनर रन टाइम। तो हम इन सभी के बारे में एक-एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको सिंपली ये समझा दूँ कि जो मास्टर नोड है ना, मास्टर नोड, इसको हम सबसे पहले समझने वाले हैं और ये पूरे ही हमारे कुबरनेटिस का मास्टर होता है, जो कि हमारी हर एक एप्लीकेशन का ख़्याल रखता है, जिसको भी हम कुबरनेटिस के अंदर रन करते हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में समझते हैं हम मास्टर नोड के बारे में। ठीक है? तो मास्टर नोड को समझने से पहले ना, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे बहुत जगह नोड का इस्तेमाल किया है, नोड वर्कर, नोड 2 वर्कर, नोड 3। तो क्यों ना हम पहले नोड को समझें कि ये नोड है क्या? ठीक है? जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ नोड इज़ अ वर्कर मशीन इन कुबरनेटिस व्हिच इज़ अ वर्चुअल मशीन और अ फिजिकल मशीन। तो बेसिकली ये कहना चाह रहा है ना कि नोड कुछ नहीं है, नोड बेसिकली आपके लैपटॉप के अंदर या आपके क्लाउड के अंदर एक स्पेस है, जिसके अंदर आपकी एप्लीकेशन रन करेगी। क्योंकि आप भी जानते हैं कि आपकी एप्लीकेशन को क्या चाहिए होगी, थोड़ी मेमोरी चाहिए होगी, प्रोसेसर चाहिए होगा, रैम चाहिए होगी, रोम चाहिए होगी, बहुत सारी चीज़ें चाहिए होंगी, तब जाके आपकी एप्लीकेशन रन करेगी। तो उस चीज़ को प्रोवाइड करने के लिए आपको अपने ही लैपटॉप में या आपके क्लाउड में एक स्पेस देना पड़ेगा। उस पर्टिकुलर स्पेस को ही नोड बोला जाता है। वो स्पेस के अंदर एप्लीकेशन रन करती है, जो कि वो पर्टिकुलर स्पेस आपके लैपटॉप से बहुत मतलब एक सेपरेट कोने में होता है। उसका एनवायरनमेंट और आपके लैपटॉप का एनवायरनमेंट दोनों अलग-अलग एनवायरनमेंट होते हैं। और वो स्पेस का बस बेसिकली मकसद ही ये होता है कि वो आपकी एप्लीकेशन को हेल्प करे उसको मेमोरी प्रोवाइड करने में। तो इसी पर्टिकुलर स्पेस को ही नोड बोला जाता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि इट इज़ अ वर्चुअल स्पेस। यहाँ आपको दिखाएगा कि एक वर्चुअल स्पेस है, जहाँ पे एक आपकी जो एप्लीकेशन होती है वो डिप्लॉय होती है और वो रन करती है। अब यहाँ पे कंटेनर लिखा हुआ है, मैं एप्लीकेशन बोल रहा हूँ, तो मेरे ख्याल से अगर आपको डॉकर आता होगा तो आप ये समझ पा रहे होंगे कि हमारी जो एप्लीकेशन होती है वो कंटेनर के अंदर ही रन करती है। तो यहाँ पे कंटेनर क्यों लिखा हुआ है? ईच नोड प्रोवाइड सीपीयू। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नोड बेसिकली बस क्या है, एक जगह है जहाँ पे आपके एप्लीकेशन को थोड़ा सीपीयू मिलेगा, मेमोरी मिलेगी, स्टोरेज मिलेगा, जिसकी वजह से आपकी एप्लीकेशन या फिर कंटेनर क्या कर पाएंगे, रन कर पाएंगे। एक नोड क्या होता है, एक मेंबर होता है कुबरनेटिस क्लस्टर का, जिसको मास्टर नोड कंट्रोल करता है। जैसे कि यहाँ आप डायग्राम में देख भी सकते हैं कि जितने भी ये वर्कर नोड है, इन हर वर्कर नोड पे एक एप्लीकेशन रन करने वाली है और इस एप्लीकेशन का ख्याल रखने का काम किसका है, इस मास्टर नोड का ही है। ठीक है? तो इसके बाद आपको नोड समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। हम चलते हैं नेक्स्ट में, जिसमें मैंने आपको बताया कि हमको समझना है मास्टर नोड के बारे में। तो मास्टर नोड के कंपोनेंट बेसिकली हैं क्या? जैसा कि यहाँ पे हम देख सकते हैं ईटीसीडी, एपीआई सर्वर, शेड्यूलर और कंट्रोलर मैनेजर, ये 4 कंपोनेंट को हमको पहले समझना है मास्टर नोड को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो सबसे पहले हम समझेंगे एपीआई सर्वर को, इसका जो पहला कंपोनेंट है एपीआई सर्वर को, ठीक है? तो एपीआई सर्वर क्या है? एपीआई सर्वर बेसिकली एक कम्युनिकेशन टूल है, जिसकी वजह से आप कुबरनेटिस से बात कर पाते हैं, आप उसको ऑर्डर दे पाते हैं, आप उससे इन्फॉर्मेशन ले पाते हैं कि एक्चुअली कुबरनेटिस के अंदर चल क्या रहा है। ठीक है? समझ में आया? जैसे कि मैं आपको एक बार लिख के भी समझाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कुबरनेटिस को कुछ बोलता हूँ, ठीक है? कुछ भी मैं उसको कमांड देता हूँ कमांड, तो वो कमांड मैं कुबरनेटिस को डायरेक्टली नहीं दे सकता। वो कमांड पहले जाएगी किसके पास? एपीआई सर्वर के पास। ठीक है? जो भी मैंने कुबरनेटिस को कमांड दी कि मेरी एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर दो या फिर मेरी एप्लीकेशन को हटा दो या फिर मेरी एप्लीकेशन की कॉपीज़ बना लो। ये जितनी भी ऑर्डर मैं अपनी एप्लीकेशन को देने वाला हूँ, या जितनी भी कमांड्स मैं अपनी एप्लीकेशन को देने वाला हूँ, वो सारी की सारी कमांड पहले जाएँगी मेरी कुबरनेटिस के एपीआई सर्वर को। एपीआई सर्वर क्या करता है? एपीआई सर्वर इन सारी ही रिक्वेस्ट को ऑथेंटिकेट करता है कि जो मैंने कोड लिखा है, ऑथेंटिकेट करता है, जो मैंने कोड लिखा है मतलब बेसिकली जो मैंने रिक्वेस्ट करी है, वो रिक्वेस्ट करेक्ट है या नहीं। अगर वो रिक्वेस्ट करेक्ट नहीं है और मैं फालतू में उससे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तो वो मेरी रिक्वेस्ट को बोल देगा कि भैया मुझे नहीं पता कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। ठीक है? और अगर वो रिक्वेस्ट करेक्ट होंगी तो तभी वो क्या करता है, एपीआई सर्वर उसको फॉरवर्ड करता है आगे के कंपोनेंट्स के ऊपर। ठीक है? इसको पहले हम समझ लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊँ समझा उम, कीप 1 मिनट। जैसे कि यहाँ पे मैं अगर कमांड प्रॉम्प्ट पे जाऊँ, ठीक है? क्यूबेक्टल अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कुछ भी, तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। क्यों दिक्कत हो जाएगी? क्योंकि क्यूबेक्टल अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा क्यूबेक्टल क्या है? बेसिकली कुबरनेटिस को ही मैं भी बोलना चाह रहा हूँ कि ये कमांड क्या है? जेएलएडीएच, ये तो कोई कमांड ही नहीं हुई। तो
क्यों ये बोला कि अननोन कमांड है? तो इसीलिए बोला क्योंकि क्यूबेक्टल किससे बात करने की कोशिश कर रहा है? क्यूबेक्टल बात कर रहा है एपीआई सर्वर से, कुबरनेटिस के। और एपीआई सर्वर क्या कर रहा है? मेरी इस कमांड को ना पहले ऑथेंटिकेट कर रहा है कि क्या ये कमांड उसके अ, लॉजिक में कहीं बैठ रही है कि नहीं बैठ रही। अगर उसको लगेगा कि यार ये तो कमांड कुछ इनवैलिड सी है, तो वो मेरे को ये एरर ला के दे रहा है, ठीक है? अगर ये कमांड जो होती है ना ये सही होती, तो फिर एपीआई सर्वर इस कमांड को क्या करता? फॉरवर्ड करता आगे की तरफ, ठीक है? मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कि इन सिंपल एपीआई सर्वर सिर्फ कम्युनिकेशन पर्पस के लिए है, जो कि हमारी यूजर की बात किससे कराता है? कुबरनेटिस के अलग अलग कंपोनेंट से कराता है ऑथेंटिकेशन के बाद। इसके और भी काम होते हैं, अभी इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है? हाँ, एक मिनट, फिर से वहीं से आएगा शायद ये। हाँ, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखा है कि एक मिनट मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ, स्क्रीन और पॉइंटर, पेन, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि कम्युनिकेशन कराता है किसके बीच में? यूजर के बीच में और एप्लीकेशन और अदर कुबरनेटिस कंपोनेंट के बारे में, ठीक है? यही क्या करता है? कमांड को रिसीव करता है, जो भी हम इसको कमांड देते हैं, एपीआई सर्वर ही उन सारी कमांड्स को रिसीव करता है और देखता है कि क्या वो कमांड्स वैलिड है या नहीं। अगर वो कमांड्स वैलिड नहीं है तो हमें बता देता है कि कमांड्स में कुछ गलती हो गई है। उसके बाद ये इंटरेक्ट करता है ईटीसीडी से। अब ईटीसीडी इस मास्टर का एक सेकंड कंपोनेंट है जिसके बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो सबसे पहले इसी पे चलते हैं हम, ईटीसीडी। तो ईटीसीडी समझना बहुत आसान है। ईटीसीडी बेसिकली एक डायरी है। जैसे मान लेते हैं ना कि आपके पास एक डायरी है, उस डायरी पे आप ना कुछ चीज़ें लिखते हैं। और आप पूरे दिन इसको चेक करते रहते हैं कि क्या मैंने इस डायरी पे जो लिखा इस पूरे दिन में करा या नहीं किया। तो वो जो डायरी थी उसके अंदर आपका सारा रिकॉर्ड है। ठीक है? एक आइडियल सिनेरियो है जहाँ पे आप काम करना चाहते थे। ठीक है? डिज़ायर्ड जो भी मतलब आपका डिज़ायर वक़्त था कि थ्रू आउट द डे आप उस काम को ख़त्म करना चाहते थे। आप पूरी दिन में आप उस डायरी को बार-बार देखेंगे और चेक करेंगे कि क्या मैंने पहला टास्क करा या नहीं किया, दूसरा टास्क करा या नहीं किया, तीसरा टास्क करा या नहीं किया। तो वो डायरी आपकी क्या है? आपकी ट्रुथ मतलब सच्चाई है वो आपको सच्चाई बता रही है कि भैया तुमने ये लिखा था कि तुमको ये काम करने हैं और उसी की हेल्प से आप क्या कर पा रहे हैं? आप चेक कर पा रहे हैं कि क्या वो काम आप निभा पा रहे हैं या नहीं निभा पा रहे। तो सेम यहाँ पे भी ईटीसीडी वही काम करता है। जो भी हम रिक्वेस्ट कुबरनेटिस को करते हैं तो वो किसको करते हैं? एपीआई सर्वर को। सबसे पहले किसको करते हैं? एपीआई सर्वर को। ठीक है? एपीआई सर्वर क्या करता था? उन सारी रिक्वेस्ट को ऑथेंटिकेट करता था, चेक करता था कि करेक्ट है या नहीं। अगर वो सारी रिक्वेस्ट करेक्ट होती हैं, तो वो क्या करता है कि उन सारी रिक्वेस्ट को ईटीसीडी में क्या करता है? फीड कर देता है। इस डायरी के अंदर लिख देता है। अब इस डायरी के अंदर वो लिख जाती हैं, जिसकी वजह से पूरे कुबरनेटिस क्लस्टर को पता चल जाता है कि यूज़र ने ये रिक्वेस्ट करी है और अब कोई भी जाके इस डायरी में चेक कर सकता है, ईटीसीडी के अंदर चेक कर सकता है कि क्या रिक्वेस्ट आई है यूज़र की तरफ से, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक की वैल्यू स्टोर है, यहाँ पे आपकी की और वैल्यू स्टोर होती हैं, ठीक है? सारे के सारी इन्फॉर्मेशन इसी के अंदर स्टोर होती है। यही आपका सोर्स ऑफ ट्रुथ है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर सच्चाई लिखी गई है कि यूज़र ये चाहता था, डिज़ायर इसकी ये थी। और ये क्या करता है मेंटेन करता है कि जो डिज़ायर है और जो करंट है, क्या वो दोनों सेम है या नहीं है? इसको थोड़ा-सा बारीकी समझते हैं। जैसे मान लेते हैं ना कि जो मैंने आपको भी एग्ज़ाम्पल दिया कि आपने अपनी डायरी में लिखा कि मैं आज 4 घंटे पढ़ूँगा। तो ये आपकी डिज़ायर्ड स्टेट है, ठीक है? जब आप पढ़ने बैठे तो आपने 1 घंटे बाद देखा, तो आपने देखा कि अभी मेरी करंट स्टेट क्या है कि अभी आपने 1 ही घंटा पढ़ा है, पर डिज़ायर्ड स्टेट क्या थी कि मैं 4 घंटे पढ़ूँगा, ठीक है? तो उस केस में आपने 2 घंटे पढ़ा, फिर आपने चेक किया कि डिज़ायर्ड क्या थी 4 घंटे और अभी करंट क्या है 2 घंटे। तो आप तब तक अपनी पढ़ाई चालू रखेंगे जब तक आपकी करंट स्टेट और डिज़ायर्ड स्टेट मैच नहीं कर जाती। तो ईटीसीडी भी बेसिकली यही है, ठीक है? ईटीसीडी में एक लिखी होती है डिजायर्ड स्टेट जो यूजर बोलता है। जैसे मान लो कि यूजर ने बोला कि मेरी 4 एप्लीकेशन को रन करो और करंटली आपका कुबरनेटिस 2 ही एप्लीकेशन को रन कर रहा है। तो डिजायर्ड स्टेट क्या है कि 4 एप्लीकेशन को रन करनी है और करंट स्टेट क्या है 2 ही एप्लीकेशन रन होनी है। तो ईटीसीडी बोलेगा कि भाई 2 एप्लीकेशन रन नहीं करनी, आपको 4 एप्लीकेशन रन करनी है। तो वो एक और कॉपी बनाएगा और एक और कॉपी बनाएगा, वो 4 कॉपी बनाएगा। वो तब तक कॉपी बनाता रहेगा जब तक डिजायर्ड स्टेट आपकी करंट स्टेट के बराबर नहीं हो जाए। ईटीसीडी इसमें हमारी बहुत हेल्प करता है। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन रखता है। तो यहाँ पे लिखा भी है कि जो भी एपीआई सर्वर है, वो क्या करता है इसी ईटीसीडी में लिखता है और इसी से पढ़ता भी है और इसमें इन्फॉर्मेशन को क्या करता है अपडेट भी करता रहता है। ठीक है? तो मेरे ख्याल से मैंने आपको 2 कंपोनेंट समझा दिए, पहला एपीआई सर्वर, दूसरा ईटीसीडी। अब चलते हैं तीसरे में, शेड्यूलर में। तो शेड्यूलर बेसिकली क्या करता है
कि जैसे ही इसको रिक्वेस्ट आती है कि ये काम करना है, उसके बाद वो काम में लग जाता है। जैसा कि सबसे पहला पॉइंट लिखा है कि असाइन न्यूली क्रिएटेड पॉड्स टू सूटेबल वर्कर नोड्स इन द क्लस्टर। अब इसमें एक ना न्यू वर्ड आया है, पॉड्स। पॉड्स के बारे में आपको मैं थोड़ी देर में समझाऊंगा। आप फिलहाल के लिए समझे कि जैसे ही हमने कुबरनेटिस को बोला कि यार मेरे को ना 4 एप्लीकेशन रन करनी है, ठीक है? तो वो सबसे पहले रिक्वेस्ट किसके पास जाएगी? एपीआई सर्वर के पास। एपीआई सर्वर उसको किसको दे देगा? ईटीसीडी को दे देगा। ईटीसीडी में आगे डिजायर्ड स्टेट। अब उस चीज को मेंटेन करने के लिए क्या शेड्यूलर वर्क करेगा। शेड्यूलर क्या करेगा कि बोलेगा कि यार 4 एप्लीकेशन रन करनी है, तो शेड्यूलर उन वर्कर नोड्स पे ना वो स्पेस को अवेलेबल कराएगा। वर्कर नोट्स में बेसिकली मैंने शायद आपको बताया था कि यहाँ कहाँ गई ये रही। ये जो वर्कर नोट्स है ना, इनके अंदर एक स्पेस होगा जहाँ पे एप्लीकेशन रन करेगी। तो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करना है, क्या करना है, कितने उसके अंदर पॉड बनाने, वो सारा काम किसका है? शेड्यूलर का है। फिलहाल के लिए आप ये मान सकते हैं कि पॉड एक बेसिकली जगह होती है जिसके अंदर ना हमारी एप्लीकेशन रन करती है, ठीक है? सिंपल है, बहुत सिंपल है, अभी समझ लेंगे प्रॉपर्ली। अगला बोलता है कंसिडर फैक्टर लाइक सीपीयू। शेड्यूलर देखता है कि कितनी हमको सीपीयू चाहिए, कितनी मेमोरी चाहिए, कितना स्टोरेज चाहिए हमें एक एप्लीकेशन को रन करने के लिए, ठीक है? उसके बाद क्या लिखा है? फिल्टर आउट द अनसुटेबल नोड्स बेस्ड ऑन द रिसोर्स रिक्वायरमेंट। अगर सॉरी, अगर हमको जो एप्लीकेशन रन करनी है ना, उसके लिए जो हमको मेमोरी चाहिए, वो बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, तो वो बाकी सारे नोड्स को हटा देगा जिसके पास वो रिसोर्सेज़ हैं ही नहीं। केवल वो उन नोड्स को रखेगा जिसके पास क्या है, वो सारी रिसोर्सेज़ अवेलेबल हैं जो उस एप्लीकेशन को रन कर सकती हैं, ठीक है? उसके बाद ही उनको वर्कर नोड को असाइन कर देगा, ठीक है? इन सिंपल शेड्यूलर बस क्या करता है, जैसे ही उसको ऑर्डर मिला कि भैया अब एप्लीकेशन रन होने वाली है, तो उसके लिए जगह बनाने का काम किसका है? इस शेड्यूलर का ही है। वो ही वर्कर नोड्स के अंदर उन जगह को बनाना स्टार्ट कर देगा पॉड्स की हेल्प से, ठीक है? तो 3 कंपोनेंट हो गए। अब आ गया कंट्रोल मैनेजर। कंट्रोलर मैनेजर जैसे मैनेजर नाम लिखा ही हुआ है, तो मैनेजर मतलब जो इन सारी ही प्रोसेस को क्या करता है? देखता रहता है। अगेन एंड अगेन, अगेन एंड जस्ट लाइक अ फैक्ट्री जहाँ पे एक मैनेजर होता है, वर्कर होता है ना, मैनेजर का काम क्या होता है कि बार-बार जाके चेक कराना कि क्या सारे वर्कर बातें तो नहीं कर रहे? काम पे लगे हुए हैं, काम प्रॉपर्ली हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो यही सारा काम किसका है? इस कंट्रोलर मैनेजर का है। तो ये देखता रहता है कि जो डिज़ायर्ड स्टेट है और जो एक्चुअल स्टेट है, क्या वो दोनों मैच हो रही हैं या नहीं हो रही? और डिज़ायर्ड स्टेट आपको पता है कि ये दोनों ही चीज़ किसमें लिखी होंगी? ईटीसीडी में। ईटीसीडी में डिज़ायर्ड स्टेट भी लिखी होती है, ईटीसीडी में एक्चुअल स्टेट भी लिखी होती है। और पूरे कुबरनेटिस का काम क्या होता है कि हमें करंट स्टेट से कहाँ जाना है? डिज़ायर्ड स्टेट में। तो उस चीज़ की देख-रेख कौन करेगा? कंट्रोलर मैनेजर। ये क्या करता है? कंटीन्यूअसली मॉनिटर एंड एडजस्ट द क्लस्टर टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी। यही देखता है कि क्या हमारे जो सारे के सारे एप्लीकेशन वो प्रॉपर्ली रन हो रही है कि नहीं रन हो रही, ठीक है? अगर कोई एप्लीकेशन हमारी फेल हो गई तो उसको फिर से रन करवाना है, उसको कितनी कॉपीज़ बनानी है, कितने को रिप्लेस करना है, ठीक है? तो ये कंटीन्यूअसली क्या करता है, इस चीज़ पे वो करता रहता है। कंटीन्यूअसली मतलब जैसा मैंने आपको बताया कि फैक्ट्री में क्या होता है, मैनेजर बार-बार आता है ना, तो वैसे ही कंट्रोलर मैनेजर बार-बार हमारे ईटीसीडी में देखता रहता है कि कितने पॉड रन हो रहे हैं और कितने पॉड रन होने चाहिए। अगर थोड़ा भी गड़बड़ है तो वापस रन करवाएगा ये। ठीक है, पॉड मतलब बेसिकली एप्लीकेशन कि अगर ये देख ईटीसीडी में लिखा है कि 4 एप्लीकेशन रन करनी है और 2 ही रन हो रही है, तो कंट्रोल मैनेजर फिर से 2 एप्लीकेशन को रन कराएगा ताकि वो 4 और 4 हमेशा क्या रहे, इक्वल रहें। तो बेसिकली हर प्रोसेस को क्या करता रहता है, कंट्रोल करता रहता है और ये बोलता रहता है, किससे बातचीत करता था, एपीआई सर्वर से बातचीत करता रहता है कि हाँ, जो ईटीसीडी में है, वो मैं फॉलो करवा रहा हूँ बाकी कंपोनेंट से। ठीक है? तो अब इन सब का ही हम वर्क फ्लो समझते हैं, तो मेरे ख्याल से आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आएगी। सबसे पहले तो सबसे पहले मैंने क्या बोला कि यूज़र कमांड देगा, ठीक है? अब यूज़र जो कमांड देगा वो क्या कहते हैं, सही भी हो सकती है, वो गलत भी हो सकती है, ठीक है? तो सबसे पहले एपीआई सर्वर क्या करेगा, एपीआई सर्वर जो भी हमने कमांड दी है, मतलब यूज़र ने कमांड दी है, उसको ऑथेंटिकेट करेगा कि जो कमांड दी गई है, सही दी गई है या नहीं दी गई। अगर नहीं दी गई, तो वो वहीं पे आपको बता देगा कमांड प्रॉम्प्ट में ही, ठीक है? कि भैया जो आपने कमांड दी है, वो गलत दी है। लेकिन अगर जो कमांड दी है, वो सही दी गई है, तो वो उसको क्या कर देगा, ईटीसीडी में राइट कर देगा, ठीक है? यहाँ पे आपको लिखा भी है, राइट द डिजायर्ड स्टेट इन द ईटीसीडी। अब इस ईटीसीडी में आपकी क्या है, वो इन्फॉर्मेशन आ गई और अब वो सोर्स ऑफ ट्रुथ का काम कर रहा है कि मतलब ये काम होना ही चाहिए, ठीक है? जैसे ही ईटीसीडी में ये सारी चीज़ लिखी, शेड्यूलर को पता चल जाएगा कि यार ईटीसीडी में ना अब लिख चुका है। मतलब जैसे अगर हम शुरुआत से चलें, तो मान लेते हैं कि मैंने बोला कि 4 एप्लीकेशन को रन करना है, मेरी जो प्राइस प्रेडिक्शन का मॉडल था, उसकी 4 एप्लीकेशन को रन करना है, ठीक है? तो 4 एप्लीकेशन जो मैंने कमांड लिखी वो सही होनी चाहिए। एपीआई सर्वर क्या करेगा, उस कमांड को ऑथेंटिकेट करेगा, उसके बाद उसको ईटीसीडी में लिख देगा कि यूज़र ने बोला है कि 4 एप्लीकेशन को रन करो। तो अब ये क्या हो गया, 4 एप्लीकेशन क्या हो गया? ये तो हो गया सोर्स ऑफ ट्रुथ कि मेरे कुबरनेटिस को पता है कि भैया यूज़र को क्या चाहिए। वैसे ही शेड्यूलर क्या करेगा, बोलेगा कि 4 एप्लीकेशन रन करना है, वो तुरंत ही वर्कर नोड्स के अंदर ना
स्पेस को मतलब स्पेस मतलब बेसिकली मेमोरी को बनाना स्टार्ट कर देगा। मेमोरी, रैम और मतलब जो भी प्रोसेसर वगैरह को बनाना स्टार्ट करेगा ताकि उसके अंदर एप्लीकेशन को रन कर सके। और उसको वो बनाता है किसकी हेल्प से? पॉड की हेल्प से, ठीक है? मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। अब इन सारे ही प्रोसेस को देख-रेख कौन करेगा? वो करेगा कंट्रोल मैनेजर। कंट्रोल मैनेजर बार-बार जाएगा ईटीसीडी के पास और देखेगा कि जो ईटीसीडी में लिखा है, वो स्टेप सारे फॉलो करे जा रहे हैं कि नहीं करे जा रहे शेड्यूलर के द्वारा। ठीक है? कंट्रोल मैनेजर कंटीन्यूअसली मॉनिटर करता रहता है कि जो डिजायर्ड स्टेट है और जो एक्चुअल स्टेट है, वो दोनों मैच कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। ठीक है? तो मेरे ख्याल से आपको ना यहाँ तक मास्टर नोड का मतलब पूरा का पूरा वर्कफ्लो समझ में आया होगा। ठीक है? जैसा कि हमने मास्टर ये था ना हमारा मास्टर नोड के बारे में एपीआई सर्वर, ईटीसीडी शेड्यूलर इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है? अब हमको पढ़ना है वर्कर नोड्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं वर्कर नोड्स के बारे में। तो हाँ, जैसे कि मैंने आपको बोला कि हम सबसे पहले पॉड को समझेंगे पॉड, कि एक पॉड होता क्या है? ठीक है? तो 1 मिनट मुझे आप देना। मेरे को इसको मैं डिस्कार्ड कर दूँगा। अरे! मेरा माउस कहाँ गया? हाँ, हम चलते हैं अब वर्कर नोड को समझने में। ठीक है? तो कहाँ गया? स्लाइड शो यहीं से फ्रॉम करंट स्लाइड्स। ठीक। तो सबसे पहले हम समझने वाले थे पॉड को। हुँ, मेरे को पेन सेलेक्ट करना पड़ेगा, हाँ। तो पॉड बेसिकली क्या है? एक जगह है वर्कर नोड के अंदर, यहाँ पे आपको देख सकते हो जैसे मास्टर नोड है, मास्टर नोड के अंदर 3 ये वर्कर नोड है, ठीक है? और इन वर्कर नोड के अंदर ही क्या है? एक पॉड है और उस पॉड के अंदर ही क्या रन हो रहा है? आपकी कंटेनर रन हो रही है। कंटेनर मतलब बेसिकली आपकी एप्लीकेशन रन हो रही है, ठीक है? अगर आपको डॉकर आता है तो आपको सिंपली पता होगा कि क्या मतलब कहना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है? तो वर्कर नोड के अंदर ही ना क्या होते हैं? पॉड असाइन होते हैं। पॉड को समझना मतलब इस तरह से समझ लीजिए कि जो कंटेनर है ना वो एक डॉकर का पार्ट है, ठीक है? डॉकर और कुबरनेटिस दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। तो कुबरनेटिस ना डायरेक्टली कंटेनर को कंट्रोल नहीं कर सकता, कुबरनेटिस किसी अपने ही को तो कंट्रोल करेगा। जैसे मान लेते हैं कि आप हो, आप किसको कंट्रोल करोगे? अपने ही घर वालों को तो कंट्रोल कर सकते हो, बाहर वाले को थोड़ा कंट्रोल कर सकते हो। वैसे ही कुबरनेटिस अपने कंपोनेंट्स को कंट्रोल कर सकता है, कंटेनर को डायरेक्टली, क्योंकि कंटेनर एक डॉकर का पार्ट है, उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। तो कंटेनर के बाहर ना वो एक रैपर लगा देता है, ठीक है? जिसकी वजह से वो इनडायरेक्टली कंटेनर को कंट्रोल कर पाता है। तो उस रैपर को ही पॉड बोला जाता है। इन सिंपल वर्ड जैसे टॉफ़ी होती है ना, टॉफ़ी का जो छिलका होता है, टॉफ़ी एक कंटेनर हो गया और छिलका क्या हो गया? वो पॉड हो गया बेसिकली। तो सब कुछ वही है एग्ज़ैक्टली कि जो हमारा कंटेनर होता है ना, उसके अराउंड जो रैपर होता है ना, जो उसी को वो मतलब पॉड बोला जाता है, ठीक है? तो आप पॉड और कंटेनर को मतलब एक ही मान के चलो, बस ये थोड़ा-सा समझने की कोशिश करना कि कुबरनेटिस कंट्रोल करता है पॉड को और पॉड फिर कंट्रोल करता है कंटेनर को, ठीक है? तो यहाँ पे क्या बोला है कि ईच वर्कर नोड होस्ट वन और मोर पॉड्स। कह रहा है कि इस जो वर्कर नोड्स थी ना, इन वर्कर नोड के अंदर क्या हो सकते हैं? एक पॉड हो सकते हैं या एक से ज़्यादा पॉड हो सकते हैं, ठीक है? वो पॉड को क्रिएट करना मतलब क्रिएट करना है कि नहीं करना, ये कौन डिसाइड करेगा? शेड्यूलर डिसाइड करेगा, जो कि प्रॉब्लम हो गई है। अगला आ गया रिप्रेजेंट मोर वन और मोर टाइटली कपल्ड कंटेनर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर क्या करते हैं, हमारे कंटेनर रन करते हैं। अगला आ गया कि पॉड आर यूजुअली सिंगल मतलब कि पॉड के अंदर एक सिंगल कंटेनर भी रन हो सकता है। इसके अलावा आप मल्टीपल कंटेनर को भी रन कर सकते हैं, ठीक है? तो वो आपकी मर्ज़ी है। मतलब इन सिंपल वर्ड अगर मैं आपको समझाऊँ तो पॉड के अंदर कंटेनर रन होता है और पॉड खुद वर्कर नोड के अंदर आता है, ठीक है? तो चलो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अगला आ गया क्यूबलेट। क्यूबलेट एक मतलब जैसे कि वर्कर नोड का जो मैनेजर था, उसको क्या बोलते थे हम? सॉरी मैं गलत बोल गया। मास्टर नोड का जो कंट्रोलर कंट्रोल मैनेजर था, उसको हम कंट्रोलर मैनेजर बोलते थे। वैसे ही वर्कर नोड का जो मैनेजर होता है ना, उसको क्यूबलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूबलेट, ठीक है? हर एक वर्कर नोड में एक क्यूबलेट होता है। मैं आपको एक बार स्टार्टिंग में दिखा देता हूँ। ये रहा। ये जो मास्टर नोड थे ना, हाँ, ये मास्टर नोड। इस मास्टर नोड के अंदर एक कंट्रोलर मैनेजर था, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ये कंट्रोलर मैनेजर क्या करता था, देखता था इस मास्टर नोड के अंदर सारी चीज़ें हो रही हैं कि नहीं हो रही। वैसे ही हर एक वर्कर नोड के पास ना अपना खुद का एक मैनेजर होता है जिसको हम क्यूबलेट बोलते हैं। देखो आप ये वाला वर्कर नोड देख लो या ये वाला वर्कर नोड देख लो या ये वाला वर्कर नोड देख लो। हर वर्कर नोड का अपना एक क्या होता है, एक मैनेजर होता है जिसको हम क्यूबलेट बोलते हैं। ये क्यूबलेट का काम होता है कि ये वर्कर नोड के अंदर जो भी फंक्शनैलिटी होनी चाहिए वो हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है? तो मास्टर नोड का जो मैनेजर हो गया वो कंट्रोलर मैनेजर हो गया और वर्कर नोड का जो मैनेजर होगा क्यूबलेट हो गया। ठीक है?
तो अब क्यूबलेट में डायरेक्टली जंप करते हैं हम यहाँ से। हाँ, तो क्यूबलेट इज एजेंट रनिंग ऑन ईच वर्कर नोड, हर वर्कर नोड पे करता है, एंश्योर्स दैट द कंटेनर आर इन द पॉड एंड आर रनिंग एज एक्सपेक्टेड ऑन द नोड। ये ही ख्याल रखेगा कि हर एक कंटेनर पॉड के अंदर रन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। और इसको कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलेगी? इसको डेफिनेटली एपीआई सर्वर से मिलेगी। और जो भी हमारे कंटेनर या फिर आप बोलो पॉड का जो भी वो होगा, स्टेटस होगा, ये वापस बताएगा किसको? एपीआई सर्वर को बताएगा कि ये पॉड मतलब ये कंटेनर प्रॉपर्ली रन हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। तो यही इंश्योर करता है कि जो कंटेनर है वो रन हो रहा है, क्रिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा, किसके अंदर? पॉड के अंदर, ठीक है। बस यही काम करता है। अगर कोई पॉड फेल हो जाता है तो उसको रीस्टार्ट करने के काम भी इस क्यूबलेट का ही होता है। अगला आ गया क्यूब प्रॉक्सीज, ठीक है। इसको समझना थोड़ा-सा मुश्किल है। देखो, अगर आपको डॉकर आता है तो आपको पता होगा कि हर एक कंटेनर का ना अपना एक नेटवर्क होता है जिसके थ्रू आप उसको एक्सेस कर पाते हो, ठीक है? किसी भी मतलब वेब पेज पे, ठीक है? उसका एक पोर्ट नंबर होता है, एक आईपी एड्रेस होता है, तो उसके थ्रू ही आप कंटेनर को क्या कर पाते हो? एक्सेस कर पाते हो। लेकिन मैंने बोला कि कुबरनेटिस के अंदर तो वो कंटेनर डायरेक्टली बातचीत नहीं करता। उसके अराउंड एक रैपर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? पॉड बोलते हैं। तो सिंपली आप ये समझ लें कि जैसे ये आपका क्या है? कंटेनर है, इसके अराउंड क्या है आपका? पॉड है। तो जैसे ही इस कंटेनर के अंदर एक पॉड लग जाएगा ना, ये वाला पॉड, ठीक है? तो क्या कंटेनर डायरेक्टली अ, मतलब क्या कंटेनर से आप डायरेक्टली बातचीत कर पाएँगे? क्या आप कंटेनर डायरेक्टली बातचीत कर पाएँगे? मतलब आप उसको वेबसाइट पे एक्सेस कर पाएँगे? नहीं कर पाएँगे, क्योंकि पॉड ने उसके सारे नेटवर्क को छुपा लिया है। उस चीज़ में हमारी क्यूब प्रॉक्सी हेल्प करता है। क्यूब प्रॉक्सी क्या करता है कि कंटेनर से बात करता है और कंटेनर की जो भी इंफॉर्मेशन होते हैं हमें बाहर प्रोवाइड करता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में प्रोवाइड करता है। उसके अलावा पूरे कुबरनेटिस को भी ये एक आईपी एड्रेस मतलब बेसिकली एक एड्रेस देता है जिसके थ्रू आप कंटेनर से इनडायरेक्टली बात कर सकते हैं। ठीक है? तो यही काम किसका होता है? क्यूब प्रॉक्सी का होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि बाय डिफ़ॉल्ट ना जो कंटेनर होते हैं ना विद इन अ पॉड उनका एक अपना प्राइवेट नेटवर्क होता है इस कंटेनर का, क्योंकि ये तो डॉकर का पार्ट है ना, ठीक है? व्हिच इज़ आइसोलेटेड और उसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं किया जा सकता, ठीक है? क्यूब प्रॉक्सी क्या करता है? नेसेसरी रूल्स बनाता है जिसके थ्रू आप उस एप्लीकेशन से क्या कर सकते हो? बातचीत कर सकते हो, ठीक है? ये क्या इंश्योर करता है कि जो इंटरनल सर्विस है ना वो कम्युनिकेट कर पाए किसके? विद इन द क्लस्टर। मतलब इसके जो कंटेनर है ना वो पूरे के पूरे क्लस्टर में कुबरनेटिस के कहीं से भी एक्सेस हो पाए, ठीक है? एक्सटर्नल यूज़र क्या कर पाएँ? एप्लीकेशन को एक्सेस कर पाएँ, ठीक है? तो ये सारा का सारा काम किसका है? क्यूब प्रॉक्सी का ही है, ठीक है? लास्ट चलते हैं कंटेनर रन टाइम। तो कंटेनर कंटेनर तब से हम पढ़ रहे, तो अब कंटेनर रन टाइम का जो फंक्शनैलिटी होती है ना बेसिकली ये होती है कि जो भी आप एप्लीकेशन को रन करना चाह रहे हो, जैसे कि हमारे इस केस में हम क्या करना चाह रहे थे, प्राइस प्रिडिक्शन के मॉडल को रन करना चाह रहे थे। तो वो जो प्राइस प्रिडिक्शन का मॉडल है कहीं तो सेव होगा, और कहाँ पे सेव करते हैं हम उसको? डॉकर हब में। डॉकर हब आप मेरे ख्याल समझ पा रहे होंगे, डॉकर डॉकर हब एक प्लेटफ़ॉर्म है, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक मैं इसको पहले अगर आप यहाँ जाएँगे और आप डॉकर हब में जाएँगे, ये डॉकर हब ही है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो डॉकर हब में ना मेरी ये 3 एप्लीकेशन मैंने इसमें बनाई हुई हैं, 1, 2, 3। तो ये जो एप्लीकेशन है ना, अभी तो मेरे डॉकर में है। क्या ये कुबरनेटिस के अंदर है? नहीं है। तो इसको कुबरनेटिस के अंदर लाने का काम ही किसका होता है? कंटेनर रन टाइम का होता है। ठीक है? स्लाइड्स कंसर्न ठीक। तो कंटेनर रन टाइम क्या करता है, जैसे ही इसको ऑर्डर मिलता है ना कि इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को रन करना है, तो ये क्या करता है, डॉकर हब से उसको डाउनलोड करता है और कुबरनेटिस के पॉड के अंदर फिक्स कर देता है। ठीक है? तो मेरे ख्याल से आपको समझ पाया होगा कि ये क्या करता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इंश्योर दैट द कंटेनर्स आर डाउनलोडेड। कहाँ से डाउनलोड करेगा? डॉकर हब से डाउनलोड करेगा, उनको वहां से पुल करेगा, उसके बाद उनको एक पॉड असाइन कर देगा, और उसके बाद वो क्यूबनेट के अंदर रन करेंगे, मतलब क्यूबलेट मैनेज करता रहेगा उनको, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मैं आपको वर्कर नोड की भी वर्क फ्लो समझा पाया हूँगा। तो एक बार इसको जल्दी से रिव्यू कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया था क्यूबलेट। तो क्यूबलेट बेसिकली मैनेजर होता है किसके? वर्कर नोड का मैनेजर होता है, जो कि क्या करता है, रिसीव करता है इन्फॉर्मेशन कहाँ से? मैनेजर से। कौन से मैनेजर से? मास्टर नोड के मैनेजर से, ठीक है। उसके बाद वो वर्कर नोड पे काम करवाता है, ठीक है। इसको आपको समझना हो ना तो आप ये समझ लीजिए, जैसे कि मान लेते हैं ना कि फैक्ट्री होती है, फैक्ट्री में एक सबसे बड़ा मैनेजर होता है जो कि एक ऑफिस में बैठा रहता है, ठीक है। वो क्या करता है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन को बाहर पहुंचाता है, और बाहर एक और मैनेजर होता है जो वर्कर को देखता रहता है। तो एक तो हो गया बड़ा मैनेजर, एक हो गया छोटा मैनेजर। तो जो बड़ा मैनेजर है ना, वो तो उसका है पूरा पूरे मास्टर नोड का, और ये छोटा मैनेजर है किसके अंदर का? ये वर्कर नोड का है। मतलब बेसिकली वर्कर्स का जो मैनेजर है वो क्यूबलेट है, और जो पूरे का मैनेजर है उसको कंट्रोल मैनेजर बोलते हैं। पता नहीं मैंने आपको कंफ्यूज किया कि समझा दिया, ठीक है। तो क्यूबलेट बेसिकली क्या होता है कि वर्कर नोड को इंस्ट्रक्शन देता है, कहाँ से लेके आता है? वो एपीआई सर्वर से लेके आता है,
ठीक है? उसके बाद कंटेनर रन टाइम मैंने आपको बताया था, कंटेनर रन टाइम क्या करता है, जो भी एप्लीकेशन को रन करना होता है उसको डाउनलोड करता है, उसको पॉड को असाइन कर देता है। उसके बाद क्यू प्रॉक्सी मैंने जैसा आपको समझाया कि जो कंटेनर होता है ना, उससे बातचीत करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, एक एड्रेस चाहिए होता है, वो एड्रेस कौन प्रोवाइड करता है? क्यू प्रॉक्सी प्रोवाइड करता है। क्योंकि जो कंटेनर होता है वो तो उसका जो नेटवर्क होगा वो तो ढक जाएगा पॉड के अंदर, ठीक है? तो उस पॉड को भी एक नेटवर्क दिया जाता है क्यू प्रॉक्सी के द्वारा। तो इस तरीके से वो क्या करता है, काम करता है। अब एक बार कंप्लीट वर्कफ़्लो को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि हमने एक एप्लीकेशन को डेवलप किया, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी 5 एप्लीकेशन बना दो, ठीक है? हमारी कितनी बना दो? 5 एप्लीकेशन बना दो, ठीक है? तो हम ये बात जो बोलेंगे, ये सबसे पहले किसके पास जाएगी? जैसा कि मैंने आपको बताया था किसके पास जाएगी? एपीआई सर्वर के पास। एपीआई सर्वर क्या करेगा? मेरी इस रिक्वेस्ट को ऑथेंटिकेट करेगा कि जो मैंने कमांड लिखी है वो सही लिखी है या नहीं लिखी। अगर जो मैंने कमांड लिखी है गलत लिखी है तो वहीं पे मेरे को एरर बता देगा। सही लिखी है तो उसके बाद क्या करेगा एपीआई सर्वर, उस एपीआई सर्वर क्या करेगा, उस इन्फॉर्मेशन को किसको दे देगा? हमारे दे देगा ईटीसीडी को। ईटीसीडी को बोलेगा कि भैया यूज़र की तरफ मतलब सॉरी डेवलपर की तरफ से ये कमांड आई है, इसको जल्दी से सेव कर लो। जैसे ही इस ईटीसीडी में ना वो कमांड सेव हो जाएगी, तुरंत ही कंट्रोल मैनेजर एक्टिवेट हो जाएगा और कंट्रोलर मैनेजर क्या करेगा, देखता रहेगा कि इसमें जो डिजायर्ड स्टेट है ईटीसीडी के अंदर क्या वो फॉलो हो रही है या नहीं हो रही? ठीक है? इसके अंदर जो डिजायर्ड स्टेट है, डिजायर्ड स्टेट क्या है कि 5 एप्लीकेशन रन करनी है। तो कंट्रोलर मैनेजर यही देखेगा कि क्या 5 एप्लीकेशन बन रही है कि नहीं बन रही। और इसको बनाने का काम किसका काम है? शेड्यूलर का काम है। शेड्यूलर तुरंत ही क्या करेगा? बोलेगा वर्कर नोड के पास जाएगा मतलब शेड्यूलर एपीआई सर्वर को ही बोलेगा और एपीआई सर्वर क्या करेगा? एपीआई सर्वर जाएगा किसके पास? हमारे वर्कर नोड के पास और वर्कर नोड में किसको बोलेगा? क्यूबलेट को बोलेगा क्योंकि क्यूबलेट यहाँ का मैनेजर है, वर्कर नोड का, जैसे कि आप देख सकते हो। ठीक है? क्यूबलेट क्या करेगा? यहाँ पे देखिएगा कि शेड्यूलर ने बोला है कि भैया 5 एप्लीकेशन बनानी है। तो ये क्या करेगा? 5 पॉड बनाने लग जाएगा वर्कर नोड के अंदर। ठीक है? मतलब अलग-अलग वर्कर नोड के अंदर 5 पॉड बनेंगे। ठीक है? अब 5 पॉड का बेसिकली मतलब यही है कि 5 जगह बनेंगी जिसके अंदर एप्लीकेशन रन होंगे। उन सारी जगहों पे रिसोर्सेज़ अवेलेबल होनी चाहिए। रैम, रोम, मेमोरी सारी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। अब ये 5 स्पेस तो बन गए। इसके अंदर जो एप्लीकेशन है वो भी तो आनी है। वो कहाँ स्टोर है? डॉकर हब के अंदर। तो ये किसका काम है? कंटेनर रन टाइम का। कंटेनर रन टाइम क्या करेगा? उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को डाउनलोड करेगा और हर एक पॉड के अंदर क्या करता जाएगा? फिक्स करता जाएगा। जितने भी हमने मतलब क्यूबलेट ने पॉड बनाया इसके अंदर फिक्स करता जाएगा। अब हमारे इसके अंदर क्या आ गया? सबके अंदर एप्लीकेशन भी इसके अंदर भी एप्लीकेशन आ गई, इसके अंदर भी एप्लीकेशन आ गई, इसके अंदर भी एप्लीकेशन आ गई, इसके अंदर भी एप्लीकेशन आ गई। लेकिन अब जब एप्लीकेशन रन हो रही है, तो क्या आप इस एप्लीकेशन डायरेक्टली एक्सेस कर पाएँगे? आप इसको मतलब वेबसाइट में कहीं देख पाएँगे? नहीं देख पाएँगे क्योंकि इस एप्लीकेशन का अपने एक नेटवर्क था जो कि ढक चुका है पॉड के अंदर। तो इस पॉड को एक और एड्रेस प्रोवाइड करेगा। कौन प्रोवाइड करेगा? जैसा कि ये बता रखा है क्यू प्रॉक्सी। तो क्यू प्रॉक्सी इस हर एक पॉड को क्या करेगा? एक एड्रेस प्रोवाइड करेगा और उस एड्रेस से ही हम कंटेनर से बात कर पाएँगे। तो तभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो यूज़र है ना, उसका जो एरर लगा है वो किस पे लगा है? क्यू प्रॉक्सी पे लगा है कि आप डायरेक्टली कंटेनर से बात ही नहीं कर सकते। आप बात कर सकते हैं किससे? इस क्यूब प्रॉक्सी से बात कर सकते हैं, ठीक है? और ये क्यूब प्रॉक्सी ही आपको कंटेनर से बात कराएगी मतलब एप्लीकेशन से बात कराएगी। तो यहाँ पे आपको देखेंगे कि एक तो हो गया डेवलपर, डेवलपर बेसिकली जिसने एप्लीकेशन बनाई है, ठीक है? हमने बनाई है। हम किस तरह से बात कर रहे हैं? हम बात करें एपीआई सर्वर से, ठीक है? क्योंकि हमको तो ये एप्लीकेशन को डिप्लॉय कराना है मतलब इसकी कॉपीज़ बनानी है। ऑन द अदर हैंड जो यूज़र है, यूज़र को तो ये सारी प्रोसेस दिखेंगी ही नहीं ना, ये जितने भी कंप्लीट प्रोसेस है ये कुछ नहीं दिखने वाला यूज़र को। यूज़र तो डायरेक्टली एप्लीकेशन से बात करने वाला है हमारे किसके हेल्प से? क्यूब प्रॉक्सी की हेल्प से। तो ये कंप्लीट वर्कफ्लो होता है, ठीक है? मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कि कुबरनेटिस क्या है और कैसे वर्क करता है। अब हम चलते हैं कि हमको कुबरनेटिस क्लस्टर को मतलब सेटअप करने के लिए क्या-क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है? तो बेसिकली हमको रिक्वायरमेंट होती है 3 चीज़ की, मिनी क्यूब, क्यूबलेट और चोकोलाटे की, ठीक है? तो हम पहले समझते हैं कि ये तीनों हैं क्या और क्यों हमको इन चीज़ की रिक्वायरमेंट है। इसको डाउनलोड करना और इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें हम केवल थ्योरेटिकल बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मिनी क्यूब की। तो मिनी क्यूब ना मतलब मैं आपको मतलब शॉर्टकट में समझाऊँ तो ये हमारे जो कुबरनेटिस का क्लस्टर हमने बनाया मतलब जो 5 एप्लीकेशन बनाई, ये एक्चुअल में कहाँ होंगी? ये हमारे किसी क्लाउड सर्विस के होंगी, जैसे अमेज़न वेब सर्विस होगी या गूगल क्लाउड होगा, उसके अंदर होंगी, ठीक है? लेकिन अब मैं मतलब मैं तो कुबरनेटिस सीखना चाह रहा हूँ ना, तो मैं क्यों वहाँ पे पैसा लगा के इसको सीखूँ? पहले मैं सोचूँगा कि मैं पहले इसको सीख लूँ, उसके बाद पैसे इन्वेस्ट करूँगा। तो इसको लोकली सीखने के अंदर हम क्या करते हैं ना, अपने लोकल पीसी पे मतलब जो मेरा लैपटॉप है, जो मेरा ये लैपटॉप है ना लैपटॉप, ठीक है? मेरी राइटिंग थोड़ी बेकार है क्योंकि मेरा वो ट्रैक पैड काम नहीं कर रहा। जो मेरा लैपटॉप है ना, उसके अंदर मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर मैं एक कुबरनेटिस का क्लस्टर बना दूँ। इन सिंपल वर्ड्स मैं अपने लैपटॉप
पे ही वो पूरा का पूरा एप्लीकेशन की 5 कॉपीज़ बनाना चाहता हूँ लैपटॉप के अंदर। ठीक है? अब इसका नुकसान क्या होगा कि मेरे लैपटॉप के अंदर क्योंकि कॉपी है तो इसको बाहर से कोई मेरा फ्रेंड एक्सेस नहीं कर पाएगा क्योंकि वो क्लाउड पे नहीं है। ठीक है? मेरे अपने प्राइवेट नेटवर्क पे है। बट जब मैं सीख जाऊँगा प्रॉपर्ली कुबरनेटिस को तो डेफिनिटली मैं उसको क्लाउड पे पैसे देके लगा दूँगा। तो लर्निंग पर्पज़ के लिए ना हम क्या चाहते हैं कि हम एक लैपटॉप में क्लस्टर को सेटअप करना चाहते हैं। उसी में हमारी हेल्प करता है मिनीक्यूब। मिनीक्यूब हमारे पर्सनल कंप्यूटर में कुबरनेटिस के बहुत सारी कॉपीज़ बनाने में हेल्प करता है। ठीक है? तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगा मिनी क्यूब क्या है, ठीक है? अगला आ गया क्यूबेक्टल। तो क्यूबेक्टल बेसिकली एक कमांड लाइन टूल है। कमांड लाइन टूल का मतलब जो मैंने आपको कभी कमांड प्रॉम्प्ट पे लिख के दिखाया था ना, जिसके थ्रू हम कुबरनेटिस से बातचीत कर रहे थे, तो वही टूल को क्यूबेक्टल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्यूबेक्टल। मैं आपको दिखा देता हूँ पहले, इसका मतलब पढ़ लेते हैं। मिनी क्यूब डेफिनिटली मैंने आपको बता दिया कि ये क्या करता है, लोकल मशीन पे एक कुबरनेटिस क्लस्टर को बना सकता है। एक सिंगल नोड क्लस्टर बना देता है, मतलब बोथ मेरे ही लैपटॉप पे मास्टर नोड भी होंगे, मेरे पे ही वर्क नोड भी होंगे, मतलब दोनों चीज़ें ही मेरे कंप्यूटर पे ही होने वाली है। ठीक है? बस किस लिए काम आता है ये? लर्निंग पर्पज़ के लिए काम आता है, ज़्यादा इसका कोई काम है नहीं। ठीक है? अगला आ गया क्यूबेक्टल। तो मैंने जैसा आपको बताया कि ये हमारे इस मिनी क्यूब के अंदर जो क्लस्टर होते हैं ना, इस मिनी क्यूब के अंदर जो भी ये एप्लीकेशन की कॉपीज़ बनाएगा, उनसे बातचीत करने के लिए क्यूबेक्टल ही होता है। क्यूबेक्टल से ही आप बात कर सकते हैं। ठीक है? जैसे कि मैंने आपको दिखाया भी था, मैं आपको फिर बताऊँ इसका। यहाँ पे मैं जाता हूँ ना कमांड प्रॉम्प्ट पे, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा? मैं क्यूबेक्टल ही लिखने वाला हूँ, क्यूबेक्टल। ठीक है? ठीक है, अब क्यूबेक्टल मैंने लिख दिया क्यूबेक्टल। तो मैंने कुबरनेटिस से बात करना चाहा, लेकिन इसके बाद जो मैंने कमांड लिखी वो गलत लिख दी। इसकी वजह से ही क्या हो रहा है, यहाँ पे दिक्कत आ रही है और ये हमको बता नहीं पा रहा है कि हो क्या रहा है। ठीक है, क्योंकि एपीआई सर्वर ने मना कर दिया होगा। ठीक है, तो क्यूबेक्टल मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों चीज़ क्या है, मिनी क्यूब क्या है और क्यूबेक्टल क्या है। इसको स्लाइड शो कहाँ से आएगा, यहीं से आएगा, फ्रंट साइड। ठीक है, अगला आ गया क्या, चोकोलाटे। तो चोकोलाटे बहुत सिंपल है। चोकोलाटे बेसिकली इसको डाउनलोड करने के लिए है। पेन सेलेक्ट करना पड़ेगा मुझे फिर से। तो चोको लाटे बेसिकली इन दोनों चीज़ों को डाउनलोड करने के लिए, या आप सिंपली ये बोल सकते हो कि ये डाउनलोड मैनेजर है। ठीक है, इन दोनों को डाउनलोड। अब आप बोलेंगे कि इनको तो हम डायरेक्टली भी डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, मिनी क्यूब और क्यूबेक्टल को आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं, बट एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है ना कि जब आप उसको डाउनलोड करोगे, पहले आपको उसका पैकेज डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद उसको मतलब एनवायरनमेंट में ऐड भी करना पड़ेगा उसका पाथ को। मेरे ख्याल से आपने अगर पाइथन को डाउनलोड किया तो समझ पा रहे होंगे कि पाइथन को डाउनलोड करने के बाद उसको पूरे एनवायरनमेंट के लिए अवेलेबल भी कराना पड़ता है। तो मतलब बहुत झमेला है। चोकोलाटे क्या करता है ना, चोकोलाटे डायरेक्टली इनको इनके मतलब उसको इंस्टॉलर को डाउनलोड नहीं करता, वो डायरेक्ट इनकी फाइल्स को ही डाउनलोड कर देता है। ठीक है? चोकोलाटे दोनों की फाइल्स को डाउनलोड कर देता है और डायरेक्टली इसको अपने मतलब हमारे जो लोकल पीसी है ना, उसके पाथ पे अवेलेबल करा देता है। तो हमको ना मैनुअली हर चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली हमको चोकोलाटे से डाउनलोड करने पे ये फ़ायदा हो जाता है। ठीक है? आपको मैं दिखा देता हूँ। तो सिम्प्लीफाई द इंस्टॉलेशन मैनेजमेंट प्रोसेस, इससे हम इंस्टॉल कर सकते हैं। हमको मैनुअली डाउनलोड करेंगे, फिर उसको सेटिंग करेंगे, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है, वो सारी चीज़ें हमें ये बता देता है। अब कैसे होता है? सिंपल हमको बस लिखना होता है कमांड कि चोको कर दो इंस्टॉल किसको? मिनी क्यूब को, या चोको इंस्टॉल कर दो कुबरनेटिस क्लस्टर को। ठीक है? मतलब कुबरनेटिस क्लाइंट को। तो इस तरीके से मैं शायद आपको इन तीनों का ही यूज़ समझा पाऊँगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डाउनलोड करना सीखेंगे कि कैसे हम इसको डाउनलोड करेंगे और उसके बाद ही बात बनेगी। ठीक है? कि कैसे प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करना है और फिर मैं कोशिश क्या, मैं उस पर्टिकुलर वीडियो में एक ऐप को रन भी करके दिखाऊँगा किसकी हेल्प से? कुबरनेटिस की हेल्प से। ओके? ठीक है, फिर चलो इस वीडियो के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मेरे को डेफ़िनेटली कमेंट में बताएँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ आप भी ग्रो करें। ठीक है? चलो बाय-बाय।